वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एलसीसी सॉल्यूशन हब में। यहाँ हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है क्लास 12th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का हमारा टॉपिक दिक् जालक या क्रिस्टल जालक। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ठोस क्या होता है, ठोसों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, किसके आधार पर ठोसों का वर्गीकरण किया जाता है, और उसमें हमने देखा था क्रिस्टलीय जालक क्या होता है और क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस, सहसंयोजित ठोस, बहुत सारे ठोसों का वर्णन किया था। लेकिन यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं दिक् जालक या क्रिस्टल जालक को। यदि अभी तक आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख लेवें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेवें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। पहला टॉपिक है हमारा दिक् जालक या क्रिस्टल जालक के बारे में। किसको कहते हैं क्रिस्टल जालक? आप देखो कि कोई भी क्रिस्टल है वो घटक कणों से मिलकर बना होता है। घटक कण कौन कौन से हो सकते हैं? अणु, परमाणु। आप क्या लिख सकते हो? घटक कण अणु, परमाणु या आयन। ये तीनों आपके घटक कण बोले जाते हैं। तो यदि ये घटक कण त्रिविमीय व्यवस्था में उपस्थित होते हैं, यदि किसी भी क्रिस्टल में उसके जो घटक कण होंगे, घटक कण बोले तो क्या बताया गया अभी आपको? अणु, परमाणु या आयन। यदि उसके घटक कण त्रिविमीय व्यवस्था में उपस्थित है, त्रिविमीय बोले तो तीन बीमा वाले, दो बीमा तो आपने सुना होगा, एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सुना है ना। त्रिविमीय होते हैं। त्रिविमीय बोले तो तीनों एक दूसरे के लंबवत, आप ये कह सकते हो ऐसी ये व्यवस्था, एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष, ये जेड अक्ष। यदि किसी भी क्रिस्टल में घटक कण त्रिविमीय व्यवस्था में उपस्थित हैं तो उसी को कहा जाता है दिक् जालक कह सकते हो, क्रिस्टल जालक कह सकते हो, या फिर दोस्तों बस जालक कहा जा सकता है। इसकी संरचना कैसी हो सकती है? पहले आप इसके डिफिनीशन अच्छे से पढ़ें। किसी भी क्रिस्टल में उसके घटक कणों की यदि त्रिविमीय व्यवस्था है, त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल, तो उसे दिक् जालक कह सकते हो आप, या क्रिस्टल जालक, या सिर्फ और सिर्फ जालक कहा जा सकता है। क्रिस्टल जालक की ये आपके सामने संरचना बनी पड़ी है, लेकिन समझ में नहीं आया संरचना कैसे बनी। आइए हमारे साथ रिपीट करिए इस संरचना को कि ये संरचना आखिर बनी कैसी है। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है? एक घन बना लेना है। आप याद करो बचपन में अपने कॉपी पर बहुत सारा ऐसा बनाया था आपने, तो ऐसे फिर से आपको बनाना है। आप एक घन बना लीजिए फटाफट ऐसे, ठीक है। हम सभी कोनों को मिला देते हैं। बाद आप इसके ऊपर से ऐसे एक लाइन क्लिक करते रहिए साथ साथ में। इसको आप आसानी से इसके साथ में और पीछे वाले को पीछे वाले के साथ मिला दीजिए। ठीक वही काम आप इनके बीच से करिए, इनको बीच से बांट दीजिए। फिर आप एक काम कर लो, इनको भी बीच से बांट दो, इसको आप आसानी से बीच से बांट दो, फिर इसको भी बीच से बांट दो। लेकिन होगा क्या इससे? आप क्या करने वाले हो? इसके सेंटर से इसके सेंटर को भी आप मिला दो आसानी से। ये मिलके बन गया। आप एक काम कर लो, यहाँ से ऐसे क्लिक कर लो, फिर यहाँ से एक ऐसे क्लिक करते हैं, इसको इससे मिला दीजिए और पीछे वाले को पीछे से मिला दीजिए और बीच वाले को बीच से मिला दीजिए। फिर आप इन तीनों को आसानी से मिला दीजिए। आपका क्रिस्टल जालक बन के तैयार हो गया है। तो आप संरचना आसानी से क्रिस्टल जालक का अपने कॉपी पर बना सकते हो। हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? इकाई सेल, यूनिट सेल। बस एक क्यूब जो आप खेलते हो ना, क्यूब, वही क्यूब, एक इकलौता क्यूब। आप यदि एक क्यूब को उठा लेते हो, अब देखो ये संरचना जो बनी पड़ी है आपके सामने, हम ये कह सकते हैं कि ये जो संरचना आपके सामने बनी है, ये एक एक के ऊपर एक, यदि हम क्या करते हैं ना, एक क्यूब को लेके आते हैं, एक क्यूब के ऊपर फिर एक, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके बगल में एक, उसके ऊपर, ऐसे एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, तो ऐसी संरचना आपको मिल जाती है। इकाई सेल किसको कह सकते हो आप? किसी भी क्रिस्टल के वह सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह। बोले तो ये बना कैसे है? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के बना है। तो इनमें से बस एक निकाल लोगे, जो नीचे सबसे होगा, फिर कहीं भी होगा, एक निकाल लोगे, एक यूनिट, तो वही किसी भी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह, जिसकी पुनरावृत्ति पर, मतलब जिसके ऊपर ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे रखने पर क्रिस्टल जालक बनता है, तो वह एक इकलौता कहलाता है क्या? यूनिट सेल। और यूनिट सेल की ये रही आपके सामने स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हो इसमें क्या कह सकते हो कि इसमें क्या होता है। आप देखो, यह एक अक्ष ऊपर, एक अक्ष इसका ये, और एक अक्ष ये, तीन अक्ष इसके मिल रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, तीन अक्ष। तो इसको आप कह सकते हो आसानी से यक्स, क्या कह सकते हो?
इसको यदि यहाँ लेके आओ तो y कह सकते हो, और यदि इसको आप ऊपर बढ़ा दो तो इसको क्या कह सकते हो आप, z कह सकते हो। इसकी ना 3 अलग अलग साइड्स हो गई इस क्यूब की। इस क्यूब के एक साइड को आप क्या कह सकते हो, इस क्यूब के एक साइड को आप कह सकते हो a, साइड की माप दे सकते हो आप, दूसरी साइड को आप दे सकते हो b, जबकि तीसरी भुजा ऊपर है तो इसको दे सकते हो क्या, 3। एक क्यूब की 3 अलग अलग भुजाएं हो गई, तो 3 अलग अलग भुजाएं हो गई तो 3 अलग अलग कोण भी बनने वाले हैं। अब देखो, एक कोण आपका ये वाले कोण को आप कह सकते हो अल्फ़ा, जबकि यहाँ बनने वाले कोण को आप नाम दे सकते हो बीटा, और यहाँ बनने वाले कोण को आप नाम दे सकते हो क्या, गामा। तो इस क्यूब की 3 भुजाएं हो गई। पहली भुजा को हमने मान लिया a, दूसरी भुजा को मान लिया b, तीसरी भुजा को क्या मान लिया, c मान लिया। जबकि बनने वाला पहला कोण अल्फा, दूसरा कोण बीटा और तीसरा कोण गामा बोल दिया, बीटा और गामा। तो यहाँ आपकी तीनों भुजाओं का हमने नाम दे दिया a, b, c, और 3 बनने वाले कोणों का नाम दे दिया अल्फा, बीटा और गामा। अर्थात ये कह सकते हैं कि एक इकाई सेल में 3 कोण बनने वाले हैं। कौन कौन सा कोण, अल्फा, बीटा और गामा। ध्यान रखिए आगे की क्लास में हम इन तीनों कोणों का विस्तृत वर्णन करेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। देखो कि इकाई सेल में ना 3 भुजाएं हो गई, a, b और c, और इकाई सेल के 3 कोण हो गए अल्फा, बीटा और गामा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारी क्लास कंटिन्यू करते हैं। सेल के प्रकार, इकाई सेल घटक कणों की संरचना के आधार पर मुख्यतः रूप से 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक है क्या, मौलिक सेल। मौलिक सेल किसको कह सकते हो, वह इकाई सेल जिनमें घटक कण सिर्फ और सिर्फ कोनों पर होंगे। घटक कण सिर्फ और सिर्फ कहाँ होंगे, कोनों पर, तो उसको क्या बोल सकते हो आप, मौलिक सेल। मौलिक सेल किसको बोलोगे, जिसमें घटक कण केवल कहाँ होंगे, कोनों पर स्थित होंगे, उसको मौलिक सेल कहते हैं। यह 7 प्रकार के तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। मौलिक सेल 7 प्रकार के तंत्रों को प्रदर्शित करते हैं। यह इकाई तंत्र, जैसे आप कह सकते हो कि ये एक घनीय इकाई तंत्र है। हमने आपको पढ़ा है कि इकाई सेल में 3 भुजाएं होती हैं, a, b और c, और 3 कोण होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो घनीय इकाई सेल, घनीय तंत्र किसको बोलोगे, घनीय तंत्र उसको बोला जाएगा जहां तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगे, जबकि तीनों कोणों का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, और इसके घटक कण केवल और केवल कोनों पर व्यवस्थित होंगे। इसके घटक कण केवल और केवल कोनों पर व्यवस्थित होंगे, तो यह बोला जाएगा घनीय तंत्र। दूसरा तंत्र आता है चतुष्कोणीय तंत्र। चतुष्कोणीय 4 कोण वाले तंत्र, इसको बोलेंगे जिनमें 2 भुजा तो एक बराबर होगी। अल्फा, पहली भुजा a और b दोनों एक बराबर तो होगा, लेकिन तीसरी भुजा एक बराबर नहीं होगा। कोण 90 डिग्री का होगा। अल्फा, बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री होंगे, लेकिन तीनों भुजाएं एक बराबर नहीं होंगी, तो उसको बोल सकते हो आप क्या, चतुष्कोणीय तंत्र। इसके भी आप घटक कण कोनों पर ऐसे दिखा सकते हो, 4 ऊपर और 4 कितने नीचे दिखा सकते हो, 4। अब तीसरा हमारा तंत्र आता है आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक किसको बोलोगे, जिनमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, a, b और c तीनों असमान होंगी। आप उसको लिख सकते हो ऐसे, तीनों एक बराबर नहीं होंगी, लेकिन हाँ इनमें तीनों कोणों का मान कितना डिग्री होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। और इनमें भी आप चाहो तो घटक कण ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ 8 कोनों पर, 4 ऊपर और 4 घटक कण कोनों पर दिखा सकते हो। चौथा हमारा तंत्र आता है त्रिकोणीय तंत्र। ये किसको बोलेंगे, इनमें तीनों भुजाएं एक बराबर होती हैं, a, b और c तीनों एक बराबर होंगी, लेकिन अल्फा, बीटा और गामा तीनों में से किसी का मान भी 90 डिग्री नहीं होगा। इसके घटक कण आप दिखा सकते हो 1, 2, 3, 4 ऊपर और 4 कहाँ दिखा सकते हो, नीचे। हमारा 5वां आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक तंत्र किसको बोलोगे, जिनमें तीनों भुजाओं में से तीनों भुजाएं असमान होंगी। अल्फा, a, b और c तीनों में से कोई एक बराबर नहीं होगा, लेकिन हाँ बनने वाला 2 कोण अल्फा और गामा तो 90 डिग्री होगा, जबकि बीटा बनने वाला कोण कितना डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। इसमें भी आप घटक कणों को ऐसे कॉर्नर में आप स्वैप करा सकते हो, कॉर्नर में दिखा सकते हो। हमारा 6वां तंत्र आता है षटकोणीय। षटकोणीय मतलब 6 कोण बनने वाला तंत्र। इसकी विशेषता क्या होती है, इनमें 2 भुजाएं तो एक बराबर होती है, लेकिन तीसरी भुजा एक बराबर नहीं होता है, लेकिन हाँ बनने वाला 2 कोण अल्फा और बीटा 90 डिग्री होता है, जबकि गामा की वैल्यू आपकी आती है 120 डिग्री। और इसके घटक कण भी आप ऐसे स्वैप करा सकते हो। षटकोणीय है तो आप दिखा सकते हो 6 घटक कण ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 घटक कण नीचे। तो इसमें आपने घटक कण कोनों पर दिखा दिया। जबकि लास्ट और अंतिम तंत्र आता है ट्राइक्लिनिक। ट्राई बोले तो 3 बोले तो क्या, तीनों में से तीनों भुजाएं असमान होंगी, और तीनों में से तीनों कोणों का मान किसी का भी 90 अंश नहीं होगा, मतलब सारे कोणों का मान 90 डिग्री नहीं हो सकता, अलग अलग होगा। इसके घटक कण भी आप कोनों पर दिखा सकते हो,
4 घटक कण ऊपर और 4 घटक कण नीचे स्वैप करा सकते हो। तो ये इकाई सेल के जो 7 तंत्र है उनका पूरा वर्णन रहा है। घनीय तंत्र, चतुष्कोणीय तंत्र, आर्थोरोम्बिक, त्रिकोणीय, मोनोक्लिनिक, षटकोणीय, ट्राइक्लिनिक। इन सभी में बस ये याद रखना है कि भुजाएं किसकी बराबर होती है, कोण किसके बराबर हो सकता है। जैसे आप कह सकते हो घनीय तंत्र में तीनों भुजाएं एक बराबर हो गई, तीनों कोण एक बराबर हो गया। जबकि आप कह सकते हो नीचे मोनोक्लिनिक में क्या कह सकते हो, तीनों में से तीनों भुजा बराबर नहीं होगी, 2 कोण 90 डिग्री, 1 कोण 120 डिग्री। आप लास्ट में और ट्राइक्लिनिक में ये कह सकते हो कि तीनों में से कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, लेकिन हाँ तीनों में से तीनों कोण भी बराबर नहीं होंगे। तो इसका भी इंपॉर्टेंस ध्यान रखना है कि जिसमें कोई बराबर नहीं होगा उसको ट्राइक्लिनिक बोलेंगे, जिनमें सब कुछ बराबर होगा उसको क्या बोल सकते हो आप, घनीय बोल सकते हो। जैसे त्रिकोणीय किसको बोलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप त्रिकोणीय को इंपॉर्टेंट में लिख सकते हो, ठीक है, ट्राइक्लिनिक इंपॉर्टेंट में लिख सकते हो, घनीय तंत्र इंपॉर्टेंट में लिख सकते हो, षटकोणीय तंत्र भी लिख सकते हो इंपॉर्टेंट में। तो दोस्तों अभी तक हमने वर्णन किया इकाई सेल को। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए